है ना? बिल्कुल। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य पे हम दूसरे वाले सेगमेंट में जाएंगे जी जिसमें जीवन दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे मन में बहुत सवाल हैं जी जी स्वास्थ्य से रिलेटेड। जी जी शुरुआत में डॉक्टर साहब आप कह के निकल, मतलब आपने दूसरे विषय में चले गए लेकिन मैं सही बताऊं आपसे, बीच बीच में एकाग्र होते हुए बार बार मेरे मन में वही चीज घूमे। डॉक्टर साहब की बात बहुत बड़ी बात है जिंदगी की, 2 किडनी खराब, आप सोच रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं गया, हम दूसरी बात पे उससे निकल जाना, 2 किडनी खराब होने के बाद, ये मेरे लिए तो और इस उम्र में फिर ऐसे रह जाना। हाँ। तो स्वास्थ्य के लिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, कम एज में भी 40 से जब नहीं होता था, बीपी, शुगर, थायराइड, लोग दवाइयों पे दवाइयां खाए जा रहे हैं। किडनी वाली डिसीज से आपने रिकवर कर लिया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे दर्शक जो, क्या इनका इलाज संभव है, जो जिनकी गोलियां चल रही हो बीपी, शुगर, थायराइड, वो कैसे हो सकता है? रैकी क्या करें? नहीं, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं ना, वो अगर ठीक नहीं हुए तो हम कभी इस तरफ जा नहीं पाएंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि कोई बीमारी हो, बचपन से हमारे माँ बाप भी हमारे कानों में डाल देते हैं, दवा खा लो, दवा के डॉक्टर के पास ले जाओ, ये जो वर्ड सही होते हैं ना, तो हम जनरली उसी तरफ भाग रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि डॉक्टर उसका जानकार है और हम अनजान है, तो हमें उसके पास जाना और ही लाभ भी पड़ता है। तत्कालिक चाहिए। नहीं चाहिए और जाना ही पड़ता है, अच्छी बात है। और वैसे भी देखिए, मेडिकल साइंस कोई गलत नहीं होती, कोई भी साइंस गलत नहीं होती। टाइम पड़ने पर राहत सबको चाहिए होती, लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बाहर से कोई चीज़ दवा आएगी और मुझे ठीक करेगी, ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेडिसिन इज ए इनर्ट मैटर, इज ए डेड मैटर। वो हमारे बॉडी में जाकर, देखिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है, वो हमारे लिए केमिकल है, समझे ना? देखिए बॉडी में क्या होता है कि जब आप एक अबनॉर्मल केमिकल देते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है, उसको प्यार से अंदर, रेस्पेक्टफुली अंदर लेती नहीं है, उसको विरोध करके उसको किसी तरह उसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है। तो इसलिए हर मेडिसिन, चाहे आप देखिए, आप जो शरीर का भोजन नहीं है, आप अगर वो शरीर को देते हो तो शरीर उसका प्रतिरोध करके उसको निकालने की कोशिश करेगा ही, हर हालत में। तो क्या होता है कि एक देखिए, जब हम मेडिसिन में हमेशा हर आदमी को समझना चाहिए कि हर मेडिसिन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, प्रतिक्रियाएं करती है उसको, तभी तो उसका हमें लाभ महसूस होता है। तो रिएक्शन में वी आर लूजिंग आवर एनर्जी, वी आर नॉट अर्निंग आवर एनर्जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उससे। देखिए यूँ समझो, जब मुझे किसी मेडिसिन को रिएक्ट करना है ना, तो मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट में से, मेरे जीवनी शक्ति के खजाने से मुझे अपने पैसे निकाल कर उसको खर्च करने पड़ेंगे रिएक्शन में। तो मतलब एवरी डे आई एम लूजिंग माई एनर्जी, आई एम नॉट अर्निंग माई एनर्जी। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, ठीक है? तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब हम दवा लेते हैं ना, तो शरीर जहाँ बीमारी के अबनॉर्मलिटी जो डेवलप हो गई उसी से फाइट कर रहा है, तो अब दवा एक दूसरा और एक समझो एरिया खड़ा हो गया जहाँ पे बॉडी को फाइट करना पड़ रहा है। तो बीमारी में हमेशा 2 चीज़ से फाइट करना पड़ता है, बीमारी से भी और दवाओं से भी। वी आर फाइटिंग ऑन द 2 फ्रंट्स, ऐसे यूँ समझ लें। तो इसीलिए दवाएं रिलीफ के लिए लेना है, 2-4 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, पर उससे ज़्यादा अगर आप उस पर डिपेंड रह गए कि दवाओं से हेल्थ और इम्यूनिटी मिलेगी। मेरा अपना एक सेंटेंस है इसके लिए, मैं क्या कहता हूँ कि जिस दिन हेल्थ और इम्यूनिटी बाहर से मिल जाएगी, उस दिन परमात्मा की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? फिर तो नियम का कोई अर्थ नहीं रह गया भाई। तो और जितनी भी पैथियाँ है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये किसके ऊपर नाच रही मालूम है? सेल्फ हीलिंग पावर के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं सेल्फ हीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म निकाल दूं नीचे से, तो सारी पेतियां धराशायी, 1% भी काम नहीं करेगी। क्योंकि who reacts? Your सेल्फ हीलिंग पावर, योर बॉडी रिएक्ट्स टू एवरीथिंग। अगर बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी तो तुम चाहे संजीवनी बूटी खा लो ना। तो आज आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाके आप ऑक्सीजन भी देते हो, इंजेक्शन भी ठोकते हो, डॉक्टर कहता है सॉरी वी कांट सेव हिम। क्यों? बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग नाउ। तो मतलब क्या मालूम है, आज देखिए, आज जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया सपोज, और उसके पास 10% बैटरी बची हुई है सपोज, अब वो हॉस्पिटल जाता है,
कई बार क्या होता है, डॉक्टर सोचता है मैं अगर इसको इंजेक्शन दूंगा तो उस मेडिसिन को रिएक्शन करके बॉडी थोड़ी ऐसे सचेत हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है मालूम है, वो रिएक्शन के चक्कर में वो बची कुछ एनर्जी भी खर्च हो जाती है और वो उसको लाभ नहीं मिल पाता फिर। नहीं सही है, लेकिन इसमें एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि अब इसे मैं क्या मानूं कि बीपी और शुगर की गोली अगर कैसे कोई ठीक करें नहीं नहीं ठीक करें कैसे, और दूसरी चीज सुनील, अब वो ऐसा बन गया है कि डॉक्टर साहब अगर ना खाएं तो फिर वो, उन्होंने कहा, आप देखिए परिवारों में होता है हाँ। कि डॉक्टर मतलब होगा कि अरे इन्होंने आज दवाई मिस कर दी, बढ़ गया बीपी, हाँ आज इन्होंने दवाई मिस कर, कॉमन चीज है सर, लोग रिलेट करेंगे। हाँ, देखिए लेकिन वो दवाई बेचारे अगर छोड़ना भी चाहें हाँ। कैसे छोड़ेंगे डॉक्टर? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है, डिजीज इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज ए शेडो। वो एक परछाई की तरह है। आप एक कारण जुटा रहे हैं, ऐसे ईंटें जमा कर रहे हैं और उसकी एक शेडो पड़ रही है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप शेडो को क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? आप एक एक ईंट को पहचान के निकालना शुरू करो ना, ऐसे एक एक करके, तो उसका कारण जैसे गायब हुआ परछाई भी गायब हो गई। देखिए ब्लड प्रेशर इज टू बी मेंटेन्ड। पैंक्रियास को डैमेज करने के लिए आप कारण, जैसे ओवर कार्बोहाइड्रेट जैसे लोग खा रहे हैं, तो आप दे रहे हो तो बंद करो ना भाई। आज डायबिटीज कंट्रोल कैसे हो रही है? तो शुगर कम खा, कार्बोहाइड्रेट कम खा, तभी तो कंट्रोल है ना ऐसे। तो मूल बात क्या है कि कोई भी बीमारी में आप कहते हो सब ट्यूमर हो गया, भाई शरीर को शौक नहीं था, आपने फैट ऐसी खाई कि बॉडी को मजबूरन कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करना पड़ा और वो ट्यूमर बन गया। हाँ, वो ट्यूमर बन गया। तो आप वो फैट खाना बंद करना भाई। तो देखिए बॉडी, मैंने आपको क्या बताया, शरीर आपसे ज़्यादा परेशान है ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए। देखिए ब्लड प्रेशर भी बॉडी का एक रेमेडियल एक्शन है, मालूम है आपको? जैसे एग्जांपल, नॉर्मल 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन अगर तो मेरा खून अगर पतला है, नॉर्मल है, तो 120/80 है। अब मेरा खाना, मैंने इतना कोलेस्ट्रॉल वाला, इतना टॉक्सिक वाला खाना खाया कि जिससे मेरा ब्लड एसिडिक हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा ब्लड प्रेशर अब मेरा ब्लड हो गया थोड़ा सा शहद की तरह, ये समझो पतली शहद की तरह। हाँ, ठीक है। तो अब पानी को तो नॉर्मल तो ब्लड को भेजने में पहले बॉडी को 120 का पंप लगा के काम चल जाता था। अब ये इसको फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है? वो कहती है भैया 120 से काम नहीं चल रहा है, तो बॉडी कहती है एक काम कर 150 वाला पंप लगा। तो बॉडी कभी भी गलत काम नहीं करती, ये तो सबसे पहले विश्वास वाले को होना चाहिए। शरीर का हर एक्शन आपको जिंदा रखने के लिए होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक नहीं है? खतरनाक नहीं होता। खतरनाक किस सेंस में होता है कि आप कॉज को मेंटेन करते जाते हो और ब्लड प्रेशर रेज होता चला जाता है, स्ट्रेस बंद नहीं कर रहा हूँ, खाना पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जारी रख रहा हूँ, तो क्या होता है धीरे धीरे 160, 170, 180, 200 होते होते फिर बॉडी कहते हैं भैया अब मैं हैंडल नहीं कर सकता, हट जाओ जी, अब क्लॉटिंग कर दो जी यहाँ पे ब्रेन में। अब हाँ, एक लिमिट है उसकी। लिमिट, तो वो लिमिटेशन क्यों आती है? क्योंकि आपको डॉक्टर भी आपको बताता नहीं है कि कारण क्या है और आपको भी नहीं मालूम कि कारण क्या है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको इस सेशन में ना मैं कुछ कारणों पे चर्चा करूंगा जिससे कि सचमुच लोग जाने, उससे मुक्त हो जाएं, ठीक है, रिकवर हो जाए परमानेंटली। बता रहा हूँ जी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। तो मेरा पूरा परिवार है ना, अब मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े 45 साल के जी, और मेरे 2 ग्रैंडसन भी है जी। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, आज तक किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा, किसी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, कोई बीमार नहीं पड़ा। 2 मिनट भी कोई बच्चा रात को आज तक मेरे घर में कोई नहीं रोया। क्या बात। मेरा मानना क्या मालूम ये है? बड़ी हैरान करने वाली बात है। सुनिए, मेरा मानना क्या मालूम है? जी। बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है, बच्चों को अपने आप रोने का कोई शौक नहीं है। जी, ठीक है जी, अच्छा, तो हमने क्या किया? क्यों बच्चे बीमार नहीं पड़े? जी। क्योंकि हमने डिजीज के कॉज नहीं दिए। इसीलिए बच्चों को देखिए, एक 2-4 साल का बच्चा किसके हाथ में है? क्या उसकी लाइफस्टाइल गलत है, उसको टेंशन बहुत है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो आपके हाथ में था ना। तो आपने उसको गलत ट्रीट किया, इसलिए बीमार पड़ा, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मम्स हो गए, उसको टॉन्सिल्स हो गए, आप जिम्मेदार हो उसके लिए। तो वो कारण हमने दिया नहीं, इसलिए हमारे बच्चे बीमार पड़े नहीं। तो अब वो क्या कारण है? देखिए 3 मेजर कॉज है जो हर एक को समझना चाहिए। ठीक। देखिए पहला है हंगरलेस ईटिंग,
भूख के बगैर खाना खाना। हम्म, भूख शरीर की एक सिंपल सी फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज जो कहता है लाओ भैया मैं खाना पचाने को तैयार हूँ, और नहीं भूख का मतलब डालना मत जी, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं एंगेज हूँ। लेकिन आप क्या कहते हैं मालूम है, नहीं भैया 9 बज गए, ऑफिस जाना है इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, घर आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लो। क्या बात है। आपका जो खाना है ना हाँ। वो साइकोलॉजिकल और टाइमली होता है। हाँ, बच्चों को भी ठूसा जाता वही है, नहीं, वो कह रहा बच्चे नहीं के- खाऊंगा, बोले खा। हाँ, तो शरीर क्या कहता मालूम है, हाँ। भाई साहब मुझे आपकी मजबूरियां नहीं मालूम, हाँ, मैं मांगू और दोगे हाँ, तो खाना 100% पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और आपने दे दिया तो थोड़ा की छोड़ दूंगा। क्योंकि नो हंगर मीन्स व्हाट, नो जूस सिक्रेशंस, सिंपल सा साइंस। तो हम लोग क्या करते हैं, अनटाइमली बगैर डिमांड के बॉडी को दे देते हैं। तो मैक्सिमम एसिडिटी, गैस, अपच का कारण क्या है कि आपकी बॉडी ने मांगा नहीं था, आपने जबरदस्ती दे सप्लाई कर दिया। ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो हमारे बच्चे क्यों स्वस्थ रहे मालूम है, हम अपने बच्चों के पीछे खाना लेके कभी नहीं भागे, वो हमारे पीछे भागे कि खाना कब दोगे। बस इसलिए हेल्दी है। क्या बात है। देखिए जिस दिन आपने सच्ची भूख से खाना सीख लिया ना, खाना घटिया था कि खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। हाँ, क्योंकि शरीर तैयार है ना भाई, भूख लगा रहा है ना। आपने कभी नोट किया होगा, अच्छी भूख में आप शादी में जाओ और खाना खाओ, आपको भारी नहीं लगेगा खाना। हाँ, थोड़ी कम भूख में जाओ और खा के आओ तो लगेगा कि आज पेट बड़ा भारी हो गया। सिंपल सा। तो इसलिए जिस दिन हमने रियल भूख सीख ली ना, जी, तो उसी दिन क्या होगा कि आपका खाना पचेगा ही सही, और पच गया ना तो आते डिजाइन की गई है मोशन निकालने के लिए, उसका काम धंधा है मोशन निकालना। जी, तो पेशाब करने को 60-70 सेकंड लगते हैं, स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। आप फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, इतना इतना फास्ट होता है। जी, देखिए कॉन्स्टिपेशन को लेकर है ना, लोग जनरली परेशान रहते हैं ना। जी, तो कॉन्स्टिपेशन का कारण ये नहीं कि तुमने फाइबर नहीं खाया ना, तुमने ये नहीं किया ना, तुमने एक्सरसाइज नहीं की, नहीं। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है कि आपको भूख नहीं थी और आपका वो नीचे खाना नीचे आंतों से निकलने के लिए तैयारी कर ही रहा था, मतलब वो बाहर सामान लेके बाहर जा ही रहा था, इतने में आपने बगैर भूख के ऊपर से खाना दे दिया। तो वो जो काम वाले आपके बाहर सामान को भेजने वाले, वो कहते हैं अरे भैया पता नहीं अचानक कोई आ गया यार, उधर मेहमान, जरा देखना उधर कौन आया। समझे ना। तो वो सारी एनर्जी जो बाहर की तरफ जाने वाली थी, वो एनर्जी वहाँ से, बॉडी पर लिमिटेड एनर्जी है भाई, बिल्कुल। वो सीधी वहाँ पर डाइवर्ट हो गई। तो यहाँ एनर्जी लो हो गई। तो वो अब यहाँ पे क्या बोल के आ रहा है, तो एक आदमी को रोक के बोलते थोड़ा रुकना, मैं जरा वहाँ कोई आया हो, 1 मिनट देख के आता हूँ। हाँ, तो ये हालत होती है, इसलिए कब्ज होती है। क्या बात तो है। अगर जिस दिन जिस व्यक्ति ने भूख से खाना सीख लिया ना, उसका पेट समय से साफ होगा ही, क्योंकि खाना भूख से पचेगा ही, और पचेगा तो नीचे आएगा ही, और आएगा तो आते उसको निकालेगी ही। निकालेगी। सिंपल सा साइंस। और नहीं निकल रहा है तो आप नियम का पालन चूक रहे हो, बस ये समझ लें। ठीक है, तो ये पहला नियम कारण है। हाँ। और दूसरा कारण क्या है कि पेट, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हमारी बीमारी की जड़। वो क्या है कि शरीर है ना, बढ़िया खाना पचाने के लिए डिजाइंड है। एक अच्छी फैक्ट्री मिली है जिसमें अच्छी साड़ी बन के बाहर निकलती है, जी, है ना, ऐसे समझ लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक साथ वेराइटीज ऑफ आहार जो है ना डाल देते हैं बॉडी में, यानी कि सो मेनी स्टार्चेस एंड प्रोटीन्स एट ए टाइम। देखिए बॉडी एक बार में एक प्रकार का कोई भी सॉलिड फूड, स्टार्च या प्रोटीन खा सकता है। ठीक। क्योंकि हर एक के जूसेस अलग अलग है, स्टार्च के अलग होते हैं, प्रोटीन के अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साथ अगर एक नॉर्थ इंडिया खाना देखो आप, रोटी भी, दाल भी, पनीर भी, आलू भी, दही भी, सब एक साथ खा लेते हैं हम लोग। तो शरीर में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि दही ये तेरा जूस, पनीर ये तेरा जूस, आलू ये तेरा जूस, ऐसा नहीं है बॉडी में कोई प्रोविज़न। कंबाइंड बनता है। वो बॉडी में जाकर कुछ जो पहले आहार गया ना उस पर वर्क शुरू होता है, बाकी आहार को फर्मेंट होकर सड़ना पड़ता है वहाँ पे। तो इनडाइजेशन का जो सबसे बड़ा दुनिया में कारण है ना, वो है रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। अब देखिए जो, तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा साइंस क्या बताना चाहता हूँ। दुनिया में देखिए जनरली तो 3 ठोस आहार लोग खाते हैं, एक तो नॉनवेज खा रहे हैं,
एक दूध दही पनीर खा रहे हैं या एक अनाज दाल खा रहे हैं और चौथा मालूम मेवा भी खा रहे हैं, सपोज नट्स है, ये 4 ठोस आहार है। तो अगर आप कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज के साथ में सलाद और सब्जी जो कि नॉन स्टार्चस नॉन प्रोटीनस है वो कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं, सलाद और सब्जियां। अच्छा ठीक है, एक और साथ में एक नॉनवेज की आइटम होगी, मान लो कोई ठीक है। कोई कहता नहीं साहब मैं तो रोटी दाल खाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, जी तो सलाद सब्जी और रोटी दाल, सिंपल बस। अब साथ में नॉनवेज और दूध दही पनीर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा अगर उसके साथ में एक आने आ गए, जैसे लोग है ना नॉनवेज के साथ रोटी दाल भी खा लेते हैं, हाँ रायता भी। रातों तो हाँ, तो दही होता भी खा क्या है लेंगे। हाँ, दही। कि नॉनवेज प्योर प्रोटीन है, उसका एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइजेशन होता है और स्टार्च जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन होने के लिए आंतों में जाना पड़ता है, जो आगे खिसक नहीं पाता इस चक्कर में। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखें, अगर आप रोटी दाल खा रहे हैं तो खाने के अंदर नॉनवेज नहीं होना चाहिए और साथ में दूध दही पनीर नहीं होना चाहिए। क्यों? दूध, देखिए आपने देखा होगा परमात्मा ने दूध क्यों बनाया, दांत नहीं आने तक अकेला पीने के लिए। जी ताकि उसके शरीर- बाद साथ में कुछ चीज़ें ना जाए, मिक्स ना हो। हाँ दूध के साथ कोई चीज़ मिक्स नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ, तो अगर किसी को दूध पीना है तो खाली पेट पी ले, लस्सी पीने तो खाली पेट पी ले, लेकिन रोटी दाल के साथ कभी ना खाएं। जैसे दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, ये कॉमन जो आजकल कॉमन चल रहे हैं ना, ये इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। तो कोशिश करें कि ये इस चीज़ से बचें कि दूध की आइटम, जैसे शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, तो दूध की मिठाई ना खा के शादी ब्याह में अनाज की मिठाई खाएं। अन्य दालों वाली मिठाई होती है ना, लड्डू जलेबी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तो फिर आपका पेट थोड़ा शांत रहेगा, तो पेट बोलेगा नहीं।